नमस्कार। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। द जीन कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल। जीन की परिकल्पना मेंडल से आणविक स्तर तक। जीन की परिभाषा को भलीभांति समझने के लिए इसका कुछ लचीला होना आवश्यक है, जिसमें इसके समस्त संरचनात्मक व क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पक्ष आ जाएं, जो अलग अलग जीवों में मिलते हैं। हम जीन का फंक्शन, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन तथा इसकी संरचना को एक एक करके समझेंगे तथा इसकी विभिन्नता का भी अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं जीन के कार्यों से। जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। द जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका प्रारंभ हुआ 1866 में मेंडल के क्लासिकल पेपर के पब्लिकेशन से, लेकिन सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज तक इसे सर्वमान्यता नहीं मिली। आप सब ये जानते हैं कि मेंडल के अनुसार जीन, जिसे उन्होंने फैक्टर कहा, एक विशिष्ट लक्षण फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोल करती हैं, जैसे मटर के पौधों में फूलों का रंग। इसे वन जीन वन फिनोटिपिक ट्रेट नाम से जाना जाता है। बाद में इंग्लिश फिजिशियन A.G. गैरेट ने मानव में आनुवांशिक रोगों के अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि उत्परिवर्तित जीन म्यूटेंट एलील नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट या बाधा उत्पन्न करती हैं। इसे वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक कहा गया। इसी विचार को बाद में परिष्कृत करके बीडल और टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट कहा। मेंडल के वन जीन वन फिनोटिपिक ट्रेट तथा बीडल और टॉटम के वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट में मूल अंतर यह है कि एक फिनोटिपिक ट्रेट या लक्षण कई एंजाइम से मिलकर प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं से उत्पन्न हो सकता है। अर्थात एक लक्षण का उत्पन्न होना एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकता है, जिसका प्रत्येक स्टेप एक एंजाइम द्वारा कंट्रोल होता है। एक जीन एक पूरे लक्षण को नहीं, वरन लक्षण उत्पन्न करने की अभिक्रियाओं में से किसी एक स्टेप के एंजाइम को नियंत्रित करती है। बाद में पता चला कि कुछ एंजाइम्स दो या अधिक भिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक भिन्न जीन के द्वारा बनाया जाता है। अतः वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट को वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ऊपर वर्णित सभी डेफिनेशंस अच्छी ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं हैं। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट या कार्य के आधार पर किसी को डिफाइन करने या डिलिमिट करने का कार्य करती है। एन ऑपरेशनल डेफिनेशन एक्सप्लेन एंड ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी कैरिड आउट टू डिफाइन और डिलिमिट समथिंग। 1940 में लेविस द्वारा विकसित कॉम्प्लीमेंटेशन या सिस ट्रांस टेस्ट को बेंजर ने जीन को एक्सपेरिमेंटली परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया। यह जीन की ऑपरेशनल परिभाषा देता है। यह एक आनुवांशिकी अध्ययनकर्ता को दो स्वतंत्र उत्परिवर्तन एक ही जीन में हैं या नहीं, यह जानने की क्षमता देता है, जिससे जीन की सीमाओं का पता चलता है। इसी टेस्ट के आधार पर वर्तमान में जीन के लिए सिस्ट्रॉन शब्द काम में लिया जाता है। एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। चलिए तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, जीन की संरचना।
1940 से पहले जीन को बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग यानी धागे पर मनकों की माला के समान माना जाता था। जीन बेसिक फंक्शनल यूनिट मूल क्रियात्मक इकाई मानी जाती थी जो एक फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोल करती थी, और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मूल संरचनात्मक इकाई भी मानी जाती थी। इसके लिए रिकॉन और म्यूटॉन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। रिकॉन रिकॉम्बिनेशन के आधार पर दिया गया, यूनिट्स नॉट सब डिविजिबल बाय रिकॉम्बिनेशन। म्यूटॉन उत्परिवर्तन म्यूटेशन के आधार पर दिया गया, स्मॉलेस्ट यूनिट्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस। अर्थात रिकॉन या जीन ऐसी इकाई थी जिसमें पुनर्संयोजन नहीं हो सकता, तथा म्यूटॉन स्वतंत्र उत्परिवर्तन वाली सबसे छोटी इकाई मानते थे। ऐसा माना जाता था कि पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन दो अलग अलग जीन के बीच में तो हो सकता है, परंतु एक ही जीन के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन ओलिवर ने 1940 में ड्रोसोफिला की लोजेंज जीन में सर्वप्रथम रिकॉम्बिनेशन को बताया। बेंजर ने फेज T4 की जीन में कई रिकॉम्बिनेशंस को रिपोर्ट किया। अतः वर्तमान में हम जानते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर मूल संरचनात्मक इकाई जीन नहीं वरन एक न्यूक्लियोटाइड पेयर होता है, तथा रिकॉन व म्यूटॉन जीन को नहीं वरन एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को बताते हैं। (1960) के दशक में चार्ल्स यानोफस्की व साथियों ने बताया कि जीन व पॉलीपेप्टाइड की संरचना में संबंध होता है। जीन में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। (1960) के अंत में ओवरलैपिंग जीन्स व जीन्स विद इन जीन्स का पता चला। 1970 के दशक के अंत में यूकैरियोटिक जीन्स स्प्लिट जीन्स होती हैं इसका पता चला, अर्थात उनमें प्रोटीन कोड करने वाले रीजन्स, कोडिंग रीजन्स, एक्सोन्स, नॉन फंक्शनल प्रोटीन कोड करने वाले रीजन्स, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स से अलग किए जाते हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि जीन 5 प्राइम और 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन्स को भी शामिल करती है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक होते हैं। जीन इंक्लूड्स द 5 प्राइम and 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन्स that are involved in regulating the transcription and translation of gene। इसी के साथ इसमें सभी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स भी शामिल किए जाते हैं। इस तरह हमने ये देखा कि जीन कॉन्सेप्ट के प्रारंभ से लेकर
वर्तमान समय तक इसे कई बार नई खोजों और नए एक्सपेरिमेंट से एनरिच किया गया है। धन्यवाद।